हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 27 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 23 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर दी है और वो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो और देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। 27 अगस्त तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग जो है 28 से लेकर 31 अगस्त तक का कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अगस्त की PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और जुलाई का भी जो लास्ट वीक का पेंडिंग रह रहा है उसकी भी PDF और उसका जो वीडियो है वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बात को बिना लंबा खींचे हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और इसमें पूछा गया है कि उभरते सितारे फंड विच वॉज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज ज्वाइंटली फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। उभरते सितारे फंड जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी, इसे जो है संयुक्त रूप से किस संगठन के द्वारा वित्त पोषित किया गया। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जो उभरते सितारे जो एक फंड है, ठीक है, इसको ज्वाइंटली मिलजुल कर कौन से संस्थान के द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी फंडिंग की गई है और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, अनाउंस किसके द्वारा किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एग्जिम बैंक एंड सिडबी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एग्जिम बैंक एंड सिडबी। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना है, 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपए के इनिशियल फंड के साथ उभरते सितारे फंड को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो है इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई है। उभरते सितारे फंड की स्थापना किस लिए की गई ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये जो उभरते सितारे फंड है, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, 40 करोड़ रुपए एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों की बात हो रही है, तो इन दोनों के द्वारा कितना कितना अमाउंट दिया गया है, 40 करोड़ रुपए। ठीक है, 40 करोड़ रुपए जो है इनके द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है, बाकी जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसमें लगाया गया है। ठीक है, और टोटल 250 करोड़ रुपए के इनिशियल फंड के साथ में उभरते सितारे फंड को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी लॉन्च किया हुआ है। और सिडबी और एग्जिम बैंक दोनों के द्वारा ये ज्वाइंटली फंडेड है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये जो फंड है सिडबी और एग्जिम बैंक दोनों के द्वारा ज्वाइंटली फंडेड है। और सिडबी की यहाँ पर बात हो रही है तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और सिडबी के CMD की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिवा सुब्रमण्यम रमन, ये सिडबी के CMD हो जाएंगे। एग्जिम बैंक के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है, तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोगों को पता होगा। लगातार ये बताया जा रहा है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद पेटीएम टू प्रोवाइड डिजिटल लेंडिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स अक्रॉस इंडिया। भारत भर में उपभोक्ता और व्यापारियों के लिए डिजिटल ऋण और भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने पेटीएम के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप की गई है। किसके बीच में, पेटीएम और HDFC बैंक के बीच में। और इस पार्टनरशिप के तहत में जो है वो HDFC बैंक जो होगी वो पेमेंट पार्टनर के रूप में काम करेगी और जो पेटीएम है वो डिस्ट्रीब्यूटर और सॉफ्टवेयर पार्टनर के रूप में काम करेगी। जो दोनों के बीच में पार्टनरशिप की गई है, HDFC बैंक का जो रोल रहेगा वो पेमेंट पार्टनर का रहेगा और पेटीएम का जो रोल रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर और सॉफ्टवेयर पार्टनर का रहेगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस तरीके से काम करेंगे। एक को ब्रांडेड पॉइंट ऑफ सेल, जिसको कि हम लोग POS बोलते हैं, एक को ब्रांडेड पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन इन दोनों के द्वारा लॉन्च भी की जाएगी। पेटीएम की यहाँ पर बात हुई तो हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। HDFC बैंक इस क्वेश्चन का आंसर है, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, और शशिधर जगदीशन ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन आप लोगों को बताना है और सिर्फ HDFC बैंक का ही नहीं, बाकी इन सभी बैंकों के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द नाबार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 द टोटल लोन्स एंड एडवांसेज एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21 ग्रो बाय व्हाट परसेंटेज। वित्त वर्ष 2021 के लिए नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लिया करो, चीज़ें यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और इसका जो आंसर हो जाएगा 25.2%, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी 25.2% हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा अभी फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए एनुअल रिपोर्ट रिलीज की गई है और इस रिपोर्ट की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड कुछ बातें हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो नाबार्ड के द्वारा अभी फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए एनुअल रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट के अनुसार लोन्स और एडवांसेस में 25.2% की वृद्धि हुई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड की टोटल एसेट में रिकॉर्ड 24% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, रिकॉर्ड 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 2021 में टोटल आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो कितना है, 6 लाख करोड़ रुपए का। लिखते चलना, जो लोग पीडीएफ वगैरह परचेज नहीं करते आप लोग लिख लेना, क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। नहीं कथा के तरीके से सुन के जाओगे, बाद में वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा नहीं, याद रहेगा नहीं, तो फिर ये बोलोगे कि जो पढ़ाया था और जो पढ़ा था वो किसी काम का था नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलना। इस पॉइंट को फिर से समझो आप लोग। फिनेंशियल ईयर 2021 में टोटल आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो कितना है, 6 लाख करोड़ रुपए का है। नाबार्ड ने अभी 6.8 लाख, ठीक है ना, नाबार्ड ने भी ये डाटा लिखते चलना, 6.8 लाख यानी कि 6,80,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SHG। नाबार्ड ने अभी हाल ही में, मतलब जो ये रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अनुसार 6.8 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हुए हैं फिनेंशियल ईयर 2021 में। कब, फिनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है ना, और नैब संरक्षण ट्रस्टी कंपनी के अंडर, ठीक है ना, नैब संरक्षण ट्रस्टी कंपनी के अंडर 1,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट गारंटी फंड भी जो है बनाया गया है नाबार्ड के द्वारा। कितने अमाउंट का, ये अमाउंट आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 1,000 करोड़ रुपए का। फिर से सुनो आप लोग इस पॉइंट को, नैब संरक्षण ट्रस्टी कंपनी के अंडर 1,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट गारंटी फंड नाबार्ड के द्वारा बनाया गया है, तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना। ठीक है, और 634 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग FPO बोलते हैं, ठीक ना, 634 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी नाबार्ड के द्वारा प्रमोट किया गया है फिनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, और 35.3, ये जो डाटा लिख रहा हूँ इसको आप लोग लिखते रहिएगा, समझिएगा। 35.3 यानी कि 35.3 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत फिनेंशियल ईयर 2021 में बनाए गए हैं। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 2021 में कितने घर बनाए गए हैं, 35.3 लाख, 35.3 लैक्स, किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत में। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां थी जो नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार हमें जाननी जरूरी थी। हालांकि रिपोर्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है और उसमें और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, लेकिन मुझे जो लगा कि जितनी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है, और जो PDF होगी इसकी वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलेंगी। और नाबार्ड की यहाँ पर बात हो रही है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। GR चिंताला, ये कौन हो जाएंगे नाबार्ड के, ये नाबार्ड के चेयरपर्सन हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, 12 जुलाई 1982 में जो है इसका स्थापना की गई थी नाबार्ड की। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आप लोगों को बता दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। How much extended grant has recently been offered by the NABARD for the integrated mangrove fishery farming system IMFS project in कुडालोर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कुडालोर में एकीकृत मैनग्रोव मत्स्य पालन प्रणाली IMFS परियोजना के लिए नाबार्ड के द्वारा हाल ही में कितना विस्तारित अनुदान दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 24.90 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बस इतना अमाउंट याद रखो, ये परियोजना याद रखो, नाबार्ड के द्वारा कितना पैसा दिया गया ये याद रखो, इससे ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन की और ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ए वेब बेस्ड एंड एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम नेम्ड प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज for integrated supervision and monitoring PRISM has recently been launched by which organization or ministry? हाल ही में किस संगठन या मंत्रालय के द्वारा एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग प्रिज्म नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रिज्म का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना। ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं और इसका जो आंसर होगा RBI, ऑप्शन नंबर ए।
आरबीआई ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैंने बोला कि फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। और ये लॉन्च क्यों किया गया है, इसका काम क्या है, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है कि जो भी आरबीआई के द्वारा संचालित संस्थाएं होंगी उनकी मॉनिटरिंग की जा सके इसके माध्यम से, ठीक है ना। अब आरबीआई के द्वारा संचालित संस्थाएं कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि एनबीएफसी भी जो आरबीआई के द्वारा ही संचालित है, आरबीआई के सुपरविजन में ही चलता है। एनबीएफसी हो गया, बैंक हो गया, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हो गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब का सुपरविजन किया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक ना। इन सब का सुपरविजन किया जाएगा इसके माध्यम से होने वाले, और इसके माध्यम से जो होने वाले रिस्क है, जो कोई भी रिस्क होगा किसी भी संस्था के अंतर्गत, जो फिनेंशियल रिस्क होगा उसको इसके माध्यम से पहले ही जान लिया जाएगा और संस्था को बता दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या एक्शन लेना जरूरी है उस संस्था के लिए, जिससे कि जो भी रिस्क आने वाला है उसको कम किया जा सके, उससे बचा जा सके, ठीक। और सिस्टम को कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार की मदद जो है इससे मिलेगी। आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ की सिस्टम को और किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है आरबीआई इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर होगा आरबीआई का। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर होंगे, चारों डिप्टी गवर्नर आप लोगों को पता होगा। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A digital and instant blocked account for Indian students who are aspiring to study in Germany has been launched by which bank? जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए एक डिजिटल और तत्काल अवरुद्ध खाता किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी इसका आंसर होगा, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक की जर्मनी ब्रांच के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर होगा। नेक्स्ट, नेम दी यूनियन मिनिस्टर हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च दी National Monetization Pipeline (NMP), which will list out the government's infrastructure asset to be sold in the next 4 year। बहुत बढ़िया, बेचने की बात यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है, ठीक है। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) लॉन्च किया हुआ है, जो कि अगले 4 वर्षों में सरकार द्वारा बेची जाने वाली बुनियादी ढांचे के संपत्तियों की सूची बनाएगी, ठीक ना। अगले कितने वर्षों में, ये भी आप लोग याद रखना, अगले 4 वर्षों के लिए, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NNP) कौन से मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई, कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, और ये जो NNP है ये करेगी क्या, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ये करेगी क्या, ठीक है। तो इसका काम ये है कि अगले 4 साल में, आने वाले 4 साल के अंदर सरकार की कौन से ऑर्गेनाइजेशन को किसको कैसे बेचना है, कहाँ से एसेट, कहाँ से मोनेटाइज किया जा सकता है, कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, ये इसकी लिस्ट वगैरह बनाएगी, ठीक है। तो बेचने का सिलसिला सरकार के द्वारा लगातार चल रहा है। और हालांकि ये लोग कहते हैं कि जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसके तहत जो भी बेची जाएंगी उसमें मालिकाना हक सरकार के पास में रहेगा, केवल पैसा कमाएंगे। कितनी सही है, क्या बातें हैं, समझ में आता नहीं मुझे। फ़िलहाल राजनीति पर नहीं जाएंगे हम लोग, उस मैटर पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कुछ भक्त होंगे, कुछ अंधभक्त होंगे, ठीक है। कुछ हमारे जैसे लोग होंगे जो पहले बीजेपी को वोट दिए होंगे, अब गरिया रहे होंगे, तो उनको बुरा लग सकता है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये NNP का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। और इस NNP को NMP, ठीक है ना, इस NMP को नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है और अगले 4 वर्षों में कौन कौन से सरकारी संस्थानों को बेचा जाएगा ये उन सब की लिस्ट वगैरह बनाएगी, ठीक है। और मैंने बताया कि सरकार ने बोला हुआ है कि मालिकाना हक हालांकि सरकार के पास में ही रहेगा बेचने के बाद भी। ये कितना सही होगा, क्या प्रोसेसिंग है, इतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगले 4 वर्षों में इन सब को बेच कर, ठीक ना, अगले 4 वर्षों में सरकार द्वारा जो है जो भी गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उसको बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। कितना, ये अमाउंट याद रखना, 6 लाख करोड़ रुपए अगले 4 वर्षों में सरकार के द्वारा NMP के तहत गवर्नमेंट एसेट को बेचकर जुटाए जाने का अनुमान है। तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना, ठीक है। और अभी इनिशियल लेवल पर जो ये NNP है ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के संपत्तियों का बेचने का प्लान करेगी, उसको ही केवल खोजेगी, उसके ही बारे में पता लगाएगी, उसी को ही केवल ये लिस्ट आउट करेगी। और आने वाले टाइम पर जो ये NMP है
ये स्टेट गवर्नमेंट के भी संपत्तियों को बेचने का प्रावधान करे, बेचने की मतलब सिफारिश करेगी। उसके लिए जो कंपनीज होंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के एसेट्स होंगे, उनको भी लिस्ट आउट करेगी। ठीक, और इस पाइपलाइन के थ्रू मेनली जो है मुख्य रूप से 5 सेक्टर को टारगेट किया जाएगा बेचने के लिए। वो 5 सेक्टर के नाम जान लो। तो पहला रहेगा रोड, ठीक है, तो रोड भी बिकने वाली है। दूसरा है रेलवे, हालांकि रेलवे बिकना स्टार्ट ही हो गई है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आदत डाल लो आप लोग इसकी है, ठीक है। रोड, रेलवे। तीसरा है पावर सेक्टर, ठीक है, पावर सेक्टर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा टेलीकॉम, ठीक है। पांचवा हो जाएगा ऑयल गैस पाइपलाइन, ठीक। पांचवा जो हो जाएगा ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ठीक है ना। तो ये 5 सेक्टर हैं जिनको अभी टारगेट किया जाएगा इसके द्वारा बेचने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं और कर्नाटका से ये राज्यसभा में हैं, ठीक है। नीति आयोग की भी यहाँ पर बात हुई थी। नीति आयोग के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि एनएनपी को नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है। तो नीति आयोग का सीईओ अगर हम लोग जाने तो उसका क्या नाम हो जाएगा, उनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग का चेयरपर्सन इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का चेयरपर्सन हमेशा जो भी होगा वो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा। तो इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो जो नीति आयोग का चेयरपर्सन हो जाएगा वो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs formed by the RBI to review the issues of UCBs and to provide a road map। UCB यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के मुद्दों की समीक्षा करने के लिए और रोड मैप तैयार करने के लिए RBI द्वारा गठित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा डिटेल में इसको जानेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले तो इसका आंसर जान लो। इसका आंसर हो जाएगा NS विश्वनाथन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी NS विश्वनाथन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा भूमिका बनाते हैं कि क्या जरूरत आ पड़ी, क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड, थोड़ा सा जानते हैं और उसी के हिसाब से चीज़ों को एक्सटेंड करते हुए चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फरवरी की, फरवरी 2021 में RBI ने फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई थी। ये जो NS विश्वनाथन जी हैं ये फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में फरवरी 2021 में RBI के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। और ये कमेटी क्यों बनाई गई थी, कमेटी का काम क्या था? तो इस कमेटी का जो काम था वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो भी इशूज़ हैं, जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं, उन्हें रिव्यू करना और UCBs को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना है, ठीक है। इस कमेटी का काम है। और अभी जो है RBI ने इस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उसे रिलीज किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि जो कमेटी फरवरी 2021 में बनाई गई थी उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन RBI को दे दिए और RBI ने अभी हाल ही में इस कमेटी के रिकमेंडेशन को रिलीज कर दिया है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बना। अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई इस कमेटी के द्वारा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इस कमेटी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं तो वो क्या क्या है? तो UCBs के लिए इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि कैपिटल के आधार पर उनको 4 टायर स्ट्रक्चर में जो है डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। UCBs के लिए उनके कैपिटल के आधार पर 4 टायर स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया गया है, ठीक है ना। कैपिटल के आधार पर 4 टायर स्ट्रक्चर को जो है 4 तरीके के, मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, इस तरीके से 4 टायर स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया गया है इस कमेटी के माध्यम से। तो टायर 1 जो होगा उसमें क्या होगा, क्या मतलब इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलना, जो लोग PDF नहीं परचेज करते लिख लेना, मैं बता रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो टायर 1 में किसको किसको रखा जाएगा, क्या क्या उसका हिसाब किताब होगा, कैपिटल वगैरह क्या रहेगी, थोड़ा सा इसको जानते हैं। तो सभी यूनिट UCBs, ठीक है ना, सैलरी अर्नर्स UCBs और उन सभी UCBs को इसमें रखा जाएगा जिनके पास में 100 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट है। कितने तक का? 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट जिनके पास में उनको इनमें रखा जाएगा। टायर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो टायर 2 में किसको किसको रखा जाएगा? तो टायर 2 के अंतर्गत वो सभी UCBs आएंगी जो 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक, ये अमाउंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट वाली सभी UCBs जो हैं वो टायर 2 में आएंगी। टायर 3 की बात हो रही है यहाँ पर, तो टायर 3 के अंदर कितना आएगा? तो 1000 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़, ठीक है ना,
1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की डिपॉजिट वाली यूसीबी जो है वो टायर 3 में आएंगी। टायर 4 की भी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो टायर 4 के तहत में क्या हो जाएगा, मोर देन 10,000 करोड़, ठीक है ना, 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डिपॉजिट वाली यूसीबी जो हैं वो इसमें आएंगे, ठीक। तो ये पहला सुझाव हो गया कमेटी के द्वारा जो दिया गया था। 4 टायर स्ट्रक्चर रिकमेंड किया गया था और किस तरीके से वो स्ट्रक्चर होगा ये आप लोगों को बता दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, नोट डाउन कर लेना, याद रखना इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और कमेटी ने एक सुझाव ये भी दिया कि 300 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल के साथ में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को भी स्थापित किया जाए, जैसे कि एनबीएफसी वगैरह होती है ना, उस तरीके से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जाना चाहिए। और मिनिमम कैपिटल उसके लिए क्या रहेगी, 300 करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। और टायर 1 के जो भी बैंक्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशनल होंगे, ठीक है ना। और मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व जो होगा, जो टायर 1 के अंतर्गत जो बैंक आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब ऑपरेशनल होंगे। और मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व इनका कितना होगा, 2 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। ये 2 करोड़ रुपए तक का इनका होगा, ठीक है, 2 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम नेटवर्थ इनकी कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ रुपए का। तो डिफरेंस आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, इन डिफरेंस को आप लोग समझिएगा। मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व 2 करोड़ रुपए का और मिनिमम नेटवर्थ जो है 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए टायर 1 के अंतर्गत जो भी बैंक्स आएंगे, और वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशनल होंगे, ठीक। टायर 1 के बैंक्स के लिए मिनिमम रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो 9 से लेकर 14% तक के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो 9 से लेकर 14% तक के बीच का होना चाहिए। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है। टायर 3 के जो भी बैंक्स होंगे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरीके से काम कर सकेंगे और उनके लिए जो CRAR होगा वो 15% होगा, ठीक है ना। टायर 3 की बात हो रही है, तो टायर 3 की जो कि भी बैंक होंगे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के तरीके से काम कर सकेंगे और इनके लिए CRAR जो है ये कितना हो जाएगा, 15% का हो जाएगा, ठीक है। और इनके लिए एंट्री पॉइंट कैपिटल 200 करोड़ रुपए होगा, कितना, 200 करोड़ रुपए एंट्री पॉइंट कैपिटल होगा टायर 3 के बैंकों के लिए, ठीक है ना। टायर 4 के जो भी यूसीबीज होंगे, यहाँ पर बात टायर 4 की हो रही है, तो टायर 4 के जो भी यूसीबीज होंगे वो यूनिवर्सल बैंक की तरीके से काम कर सकेंगे और इसमें कंडीशन लगा दी गई है। टायर 4 के जो भी यूसीबीज होंगे वो यूनिवर्सल बैंक के तरीके से काम कर सकेंगे और उसके बाद कंडीशन ये लगाई गई है कि अगर वो 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कितना मैं लिख रहा हूँ, 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और 500 करोड़ रुपए की एंट्री पॉइंट कैपिटल मेंटेन करते हैं, तो ठीक है ना, 500 करोड़ रुपए की। टायर 4 के जो भी बैंक होंगे वो यूनिवर्सल बैंक की तरीके से काम कर सकेंगे अगर वो 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और 500 करोड़ रुपए का एंट्री पॉइंट कैपिटल मेंटेन करते हैं, तो ठीक। और इस कमेटी ने ये भी सुझाव दिया कि जो भी ये परपेचुअल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के सब्सक्राइबर्स हैं उनको एडवांस भी दिए जाने चाहिए, उनको एडवांस भी दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के बोरोवर्स की संख्या, इस प्रकार जो एडवांस दिया जाएगा उसके बोरोवर्स की संख्या टोटल बोरोवर्स की तुलना में 20% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, 20% से ज़्यादा नहीं होगी। फिर से सुनो, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ें, नहीं याद हो रही तो याद कर लो, बैंकिंग है थोड़ा सा टफ होती है, कई सारी तो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें जरूरी है, तो याद करो, नोट डाउन करते हुए चलो, इसको वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। तो इस कमेटी ने क्या सुझाव दिया था, मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ कि जो भी परपेचुअल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के सब्सक्राइबर्स होंगे उनको एडवांस भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो बोरोवर्स होंगे, जो भी एडवांस दिया जाएगा, इस प्रकार के जो बोरोवर्स होंगे, उधार लेने वाले लोग होंगे, उनकी संख्या टोटल बोरोवर्स की तुलना में, टोटल जितने लोग उधार लिए रहेंगे उसकी तुलना में 20% से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 20% या इससे कमी होनी चाहिए, ठीक। और इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी लाइसेंस दिया जाना चाहिए और जो भी एग्जिस्टिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको बढ़ाने के लिए उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने का भी सुझाव दिया गया है इस कमेटी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बता दी गई हैं, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग लिख लेना। जो लोग PDF नहीं परचेज करते हो आप लोग तो लिख ही लेना इसको, बाकी जो लोग परचेज करते हैं उनको तो लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, Which company has recently got in principal approval from SEBI to launch a mutual fund business? म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए हाल ही में किस कंपनी को SEBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली हुई है? सीधे ऑनलाइन क्वेश्चन है, आंसर याद करो, आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा जानने की इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बजाज फिनसर्व। नेक्स्ट,
RBI has recently imposed a penalty of rupees 27.5 lakhs on which bank for violation of the Depositor Education and Awareness Fund Scheme. RBI ने हाल ही में जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 27.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है? तो धनलक्ष्मी बैंक ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर याद रखो। ठीक है, बस ये किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, कितना जुर्माना लगाया गया है, क्यों जुर्माना लगाया गया है, बस इतना याद रखो। इससे ज़्यादा इसमें भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक वॉज रिसेंटली इम्पैनल्ड बाई RBI एज एन एजेंसी बैंक टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए हाल ही में RBI के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में किस बैंक को सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके सारे डाउट्स यहाँ पर फिर से क्लियर किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साउथ इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि RBI ने जो है प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया था कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो होंगे उनको भी जो है एजेंसी बैंक के रूप में नॉमिनेट किया जा सकेगा। ठीक है, तो अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ इंडसइंड बैंक को ही एजेंसी बैंक बनाया गया हुआ, लेकिन अब तक टोटल 4 बैंकों को जो है एजेंसी बैंक के रूप में फैसिलिटेट कर दिया गया है। आज अभी जो है इसमें आंसर हो गया इसका साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है, जो लोग खासतौर से पिछले सारे वीडियोस देखे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो तो फिलहाल इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर पहले से कहीं से पढ़े हैं तो अलग बात है। तो जो लोग पिछले सारे वीडियोस देखे गए हैं वो आप लोग बताओ कि अब तक टोटल कितने एजेंसी बैंक हो गए हैं, उनके नाम कमेंट कर दो आप फटाफट। ठीक है ना? ठीक है, कुछ एजेंसी बैंकों के बारे में पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो जो भी एजेंसी बैंक RBI के द्वारा भी नॉमिनेट किए गए हैं उनके नाम आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। और इसका जो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नेम्ड फ्रियो सेव फॉर इट्स कस्टमर हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय फ्रियो इन दी पार्टनरशिप ऑफ व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, फ्रियो द्वारा हाल ही में किस लघु वित्त बैंक की साझेदारी में अपने ग्राहकों के लिए फ्री सेव नामक एक शून्य शेष बचत खाता शुरू किया गया है? ठीक है, ये हिंदी शून्य शेष बचत खाता अगर ना समझ में आए तो ये सब समझ लेना, ये सब देख लेना ना। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हिंदी में अगर कॉम्प्लिकेशन रहे तो आप लोग इंग्लिश भी देखा करो, इसीलिए क्वेश्चन को जो है मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ। ऑप्शन तो आप लोग पढ़ पाओगे, और इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और अगर इतनी भी इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर बैंक में नौकरी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए। और इसका जो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रियो क्या है। ये यहाँ पर बात हो रही है फ्रियो की। तो फ्रियो जो है वो इंडिया की पहली क्रेडिट लेड नियो बैंक है। अब नियो बैंक क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा अभी। ठीक है, नियो बैंक के बारे में यहाँ पर नहीं बताऊंगा। और इसी फ्रियो ने जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। फ्रियो सेव नाम से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च करने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, किसके किसके साथ में मिलकर ये लॉन्च किया गया, ये याद रखना दोनों चीज़। ठीक, और इस अकाउंट के तहत में 1 लाख रुपए तक के मिनिमम बैलेंस पर 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। नियो बैंक क्या होती बता दे रहा हूँ मैं यार, डिजिटल बैंक होती है, इसकी कोई अपनी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, इसको हम लोग नियो बैंक बोलते हैं। फ्रियो के बारे में बता ही दिया गया, इंडिया की पहली क्रेडिट लेड नियो बैंक है ये। ठीक है, फ्रियो का जो पुराना नाम है वो मनी टैप है। ठीक, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम लोग अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इट्स फन बैंकिंग ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है ना, वासुदेवन पी नरसिम्हन ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। किसके, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के वासुदेवन पी नरसिम्हन ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी इन सारी बैंकों के बारे में जो और ऑप्शन में दिए गए इन सारे बैंकों के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता करो, याद करो, लिखो, नोट डाउन करो, लेकिन ये पता होनी चाहिए। हर क्वेश्चन के साथ में जो भी बैंक आ रहे हैं उसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD, CEO, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करते हुए चलना है। तो ऑप्शन नंबर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संदीप बख्शी वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ विच बैंक बाई RBI। संदीप बख्शी को हाल ही में RBI के द्वारा किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? फिर से नियुक्त किया गया ये जानने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि कौन से बैंक में पहले से ही उसके MD और CEO हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लगभग सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ बैंकों के MD और CEO को भी फिर से रीअपॉइंट किया गया है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करो। टेलीग्राम ग्रुप जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जो लोग व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उनको
इसकी एक पूरी ऑफिशियल पीडीएफ डाल दी गई थी। तो अगर आप लोगों ने इस ऑफिशियल पीडीएफ को देखा हुआ है तो कौन कौन से बैंकों के एमडी और सीईओ को और कौन कौन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनको फिर से रिअपॉइंट किया गया है। अगर आप लोगों को कुछ भी याद आ रहा तो नीचे फटाफट कमेंट करके बताओ, नहीं याद आ रहा तो फिर आगे हम लोग उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे और पीडीएफ वगैरह जो लोग परचेज करते हैं वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ठीक है, अब इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर वगैरह भी मैं बताऊंगा नहीं बार बार। जहाँ पर आप लोगों को कोई बैंक दिखे ना, फटाफट उसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी और सीईओ, एस्टेब्लिशमेंट एरिया फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए, फटाफट मुंह से निकलना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर चीज़ें याद होंगी और तभी जाकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। एग्जाम टाइम पर ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पर पीडीएफ लेकर सिर्फ बैंक याद कर रहे हो, हेडक्वार्टर याद कर रहे हो, टैगलाइन याद कर रहे हो, लोन अमाउंट याद कर रहे हो, जैसे जो बाद में आता है ना, कैपिटल याद कर रहे हो, करेंसी याद करो। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं। हर क्वेश्चन के साथ में करो ना, केवल 15 दिन ऐसे कर लो, चीज़ें याद हो जाएंगी। आप अपने आप ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सारी चीज़ें आंसर निकलने ही लगेगा ना। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई किया करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। अगला देखेंगे, Which insurance company has been chosen by the Punjab government to expand the health insurance coverage under the आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना। आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किस बीमा कंपनी को चुना गया। सीधे ऑनलाइनर क्वेश्चन है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, स्टेट रिलेटेड था तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कंसिडर कर लिया है। ये बीमा योजना का नाम याद रखना, इसके लिए किसको चुना गया ये याद रखना। ठीक है, और कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा चुना गया ये भी आप लोग याद रखना। बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। हाउ मच पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर द वायोलेशन ऑफ द सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गैर निष्पादित आस्तियों से संबंधित, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हिंदी टफ लगे तो इंग्लिश पढ़ना। गैर निष्पादित आस्तियों से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा बगाट शहरी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया है। बस ये इतना याद रखना है आप लोगों को, 15 लाख। ठीक है ना, आरबीआई भी मजे ले रही है ना, मोदी जी वाले 15 लाख नहीं है, ये 15 लाख रुपए का फिलहाल जुर्माना इस पर लगाया गया है। और किस पर लगाया गया है, बैंक का नाम याद रखना। क्यों लगाया गया है ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि फॉर द वायोलेशन ऑफ द सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में ही दे दी गई हैं। अभी जो बैंक की बात हो रही है, कौन से बैंक की बात हो रही है, बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये कहाँ पर बेस्ड है, तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश बेस्ड बैंक है। ठीक है ना सोलन हिमाचल प्रदेश बेस्ड ये बैंक है। ठीक, और इसी के साथ साथ में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक पर, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर 15 लाख होगा, ये ऑप्शन में दिया गया इसलिए मैंने बता दिया कि किस पर लगाया गया, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। इन दोनों पर एक ही साथ जुर्माना लगाया गया। तो दो अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करने के बजाय हमने एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ों को आप लोगों को बता दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। Which country has recently got $1 million aid from the government of India under the UN World Food Program to tackle climate shocks? किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से जलवायु झटकों से निपटने के लिए $1 मिलियन की सहायता प्राप्त की गई है, सहायता मिली हुई है। देख रहे हो ना, हिंदी ट्रांसलेशन आप लोग देख रहे हो, जलवायु झटके। मैंने गूगल ट्रांसलेटर में डाला तो मैं भी ध्यान नहीं दिया। ये देखो, क्लाइमेट शॉक का मतलब जलवायु झटके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे आप लोग इसका आंसर आप लोग याद रखो, जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ई, जिम्बाब्वे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिम्बाब्वे को अभी जो है भारत सरकार के द्वारा $1 मिलियन का जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। क्यों, क्लाइमेट शॉक्स को टैकल करने के लिए। और ये जो अमाउंट दिया गया है ये यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत में दिया गया है। जिम्बाब्वे की यहाँ पर बात हो रही है तो कैपिटल इसकी हरारे हो जाएगी। ठीक है ना, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे हो जाएगी। करेंसी आप लोग कमेंट कर बताओगे। और यहाँ पर जितने भी देश हैं इनकी सबकी कैपिटल करेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ ना, कोई भी नई कंट्री अगर आप लोगों के सामने आती है तो उसकी कैपिटल करेंसी एटलीस्ट पता हो। कोई भी बैंक आती है तो हेडक्वार्टर, एमडी, सीईओ, टैगलाइन, कम से कम इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। MEITY स्टार्टअप हब MSH has recently signed an MOU with which digital payment and financial technology firm to support deep tech startups? MEITY स्टार्टअप हब यानी कि MSH ने हाल ही में किस डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म के साथ में डीप टेक स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो MSH है यानी कि MEITY स्टार्टअप हब,
ये जो है ये MEITY के अंतर्गत ही काम करती है, ठीक, उसी के अंडर ये काम करती है। और इसी ने पेटीएम के साथ में एक MOU साइन किया है। अब ये MOU क्यों साइन किया गया है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो हमारे टेक स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे टेक्निकल स्टार्टअप्स होते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। और MEITY की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो इसके यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो ये उड़ीसा से राज्यसभा में है, ठीक है ना, कहाँ से, उड़ीसा से ये राज्यसभा में है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव चंद्रशेखर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे और ये कर्नाटका से राज्यसभा में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। विजय शेखर शर्मा इसके CEO हो जाएंगे। पेटीएम के बारे में बता दिया, बाकी इन सबका हेडक्वार्टर कम से कम पता हो बहुत है, इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, Which small finance bank has partnered with Decimal Technologies to digitize loan origination with its digital lending platform सारथी, ठीक है ना। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डेसिमल टेक्नोलॉजीज के डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म सारथी के साथ ऋण उत्पत्ति को डिजिटाइज करने के लिए इसके साथ भागीदारी की है। हिंदी नहीं समझ में आया, इंग्लिश पढ़ना आसानी से समझ में आएगा। और इसका जो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डेसिमल टेक्नोलॉजीज के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि डेसिमल टेक्नोलॉजीज के जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका सारथी, ये जो सारथी है ये डेसिमल टेक्नोलॉजी का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसका सारथी का यानी कि जो डेसिमल टेक्नोलॉजी का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारथी, उसका यूज़ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके पार्टनर कर सकें, इसलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डेसिमल टेक्नोलॉजीज के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये जो सारथी है ये AI बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बिल्ड ए बेटर लाइफ ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नितिन चुग ये जो हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। और ये नितिन चुग जी जो हैं 30 सितंबर 2021 को रिटायर हुए हैं। कब, 30 सितंबर यानी कि सितंबर एंड में ये रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड KBL फास्टैग फॉर सीमलेस टोल डिडक्शन इन द एसोसिएशन विद NPCI एंड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटका बैंक ने हाल ही में NPCI और किस संस्थान के साथ में मिलकर टोल कटौती के लिए KBL फास्टैग लॉन्च किया हुआ है। KBL फास्टैग अभी कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें ये पूछा गया है कि NPCI और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर उसे लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा MS वर्ल्डलाइन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी MS वर्ल्डलाइन इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने साथ में मिलकर KBL फास्टैग लॉन्च किया हुआ है। कर्नाटका बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। महाबलेश्वर MS ये जो है इसके MD और CEO हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज टॉप्ड इन ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021। ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने टॉप किया, ये इसमें पूछा गया, ठीक है। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल में पढ़ेंगे, इन डेप्थ में जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने टॉप किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये टॉप किया। ये फर्स्ट रैंक पर था, सेकंड नंबर पर BOB था, ये देखो ऑप्शन में भी दिया गया है, और थर्ड नंबर पर क्या था, UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये तीनों रैंकिंग आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई, ठीक। मैंने बताया कि बढ़िया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है ईज, यहाँ पर लिखा गया ईज, ठीक है ना। तो इस ईज का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको भी पहले हम लोग जानते हैं। जो लोग PDF नहीं परचेज करते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखना आप लोग इसको कथा के तरीके से मत सुनना, मुरारी बापू की तरीके से कि वीडियो खत्म होने वाला लास्ट में पंजेरी चरणामृत वगैरह देकर आप लोगों को 111 रुपये देकर दक्षिणा वगैरह भेजा जाएगा। लिखो, नहीं तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, फिर बाद में लगेगा कि हमने 8 घंटे पढ़ लिए, हमने 10 घंटे पढ़ लिए, हम 6 महीने से पढ़ रहे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखना आप लोग,
तो ईज का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। फिर से सुनो, इन्हेंस्ड, ई से इन्हेंस्ड हो जाएगा, ए से एक्सेस हो जाएगा, एंड ई से सर्विस हो जाएगा, ई से एक्सीलेंस हो जाएगा। इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये ईज का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा के चौथे संस्करण ईज 4.0 का अनावरण अभी हाल ही में किया, और ईज 4.0 जो है वो 2021-22 के लिए है। ठीक है ना, 2021-22 के लिए। फिर से सुनो आप लोग, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा के चौथे संस्करण ईज 4.0 का अनावरण अभी हाल ही में किया, और ये जो अनावरण किया गया, ये जो ईज 4.0 है, ये 2021-22 के लिए है। और इसी के साथ साथ में जब इन्होंने ईज 4.0 का अनावरण किया, तो इसी के साथ साथ में इन्होंने 2020 और 21 के लिए ईज 3.0, ठीक है ना, ईज 3.0 के लिए जो है इसके अवार्ड्स की भी घोषणा की। और ये ईज जो 3.0 है, ये कब से कब तक के लिए था? 2020 से लेकर 2021 तक के लिए। ठीक है ना। ईज 4.0 21 से लेकर 22 तक के लिए, मतलब कि ईज 4.0 का अनावरण किया गया, ईज 3.4 के लिए, ईज 3.0 के लिए भी इसके अवार्ड्स की घोषणा की गई। ठीक है ना। और कई सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए हैं, एक एक करके उन सारी कैटेगरीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी तो यही है, ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड। ठीक है ना। और इसके बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया गया कि क्या क्या अवार्ड मिला। फर्स्ट नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, और थर्ड नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली कैटेगरी तो आपको क्वेश्चन में बता दी गई। दूसरी कैटेगरी क्या थी? दूसरी कैटेगरी के नाम सुनो आप लोग पहले। दूसरी कैटेगरी का नाम था अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द मार्च बेसलाइन परफॉर्मेंस। इसके लिए जो फर्स्ट पर कौन था? तो इसके लिए फर्स्ट रैंक आई थी इंडियन बैंक की। ठीक ना। फर्स्ट नंबर पर इंडियन बैंक, सेकंड नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और थर्ड नंबर पर, सेकंड नंबर पर यूनियन, और थर्ड नंबर पर पीएनबी। ठीक, ये दोनों कैटेगरी की बात हो गई। ठीक है। और इन दोनों कैटेगरी के साथ साथ में 5 अलग अलग थीम्स थी। ठीक है ना, 5 अलग अलग थीम्स थी, और प्रत्येक थीम के लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड दिए गए। और वो पांचों थीम कौन कौन सी थी उनका नाम जानेंगे, और उस थीम के अंतर्गत, उस थीम के अंडर किसकी रैंक फर्स्ट थी, किसकी सेकंड थी, किसकी थर्ड थी, ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। और ये लिखना, आप लोग लिख लेना। फर्स्ट थीम क्या थी? तो पहली थीम थी स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया। फिर से सुन लो आप लोग, पहली थीम थी स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया। इसमें फर्स्ट नंबर पर था बीओबी। ठीक है। सेकंड नंबर पर था एसबीआई, थर्ड नंबर पर था यूबीआई। ठीक है। जो लोग पीडीएफ नहीं परचेज करते हो आप लोग लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो परचेज करते हो आपको तो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। ऐसा ना हो कि चीज़ें मतलब लिखो ना, सुनकर चले जाओ, याद ना रहे, तो फिर कोई इतना मेरी मेहनत करने का भी फायदा नहीं, और आप लोगों के भी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। पहली थीम की बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरी थीम की। दूसरी थीम का नाम था टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग। ठीक है ना। दूसरी थीम का नाम था, फिर से सुनो, टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग। इसमें फर्स्ट नंबर पर क्या आया? इसमें फर्स्ट नंबर पर एसबीआई, सेकंड नंबर पर बीओबी। ठीक है ना, सेकंड नंबर पर बीओबी, थर्ड नंबर पर जो है यूबीआई। ठीक है ना। थर्ड थीम की अगर हम बात करें, तीसरी थीम क्या थी? तो तीसरी थीम का नाम था इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग। ठीक ना, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग, ये थर्ड थीम थी, तीसरी थीम थी। और इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर पर बीओबी, सेकंड नंबर पर पीएनबी, ठीक है ना, और थर्ड नंबर पर कैनरा बैंक। यहाँ पर कैनरा नया इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है ना, अभी तक बीओबी, एसबीआई और यूबीआई में खेल चल रहा था। ठीक, यहाँ पर पीएनबी और कैनरा भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक, चौथी थीम क्या थी? तो चौथी थीम की जो अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका नाम था गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर। उस थीम का क्या नाम था? चौथी थीम का नाम था गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर। और इसके तहत में फर्स्ट पर क्या आया? इसके तहत फर्स्ट पर यूबीआई, सेकंड पर पीएनबी, ठीक ना, और फोर्थ पर, सेकंड पर पीएनबी और फोर्थ पर एसबीआई। ठीक, पांचवी थीम की अगर हम लोग बात करें तो पांचवी थीम क्या थी? तो पांचवी थीम थी डीपनिंग एफआई एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। और इसके तहत पे फर्स्ट नंबर पर यूबीआई, सेकंड नंबर पर एसबीआई, ठीक है, और थर्ड नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। ठीक, तो ये बढ़िया क्वेश्चन मैंने बताया था ना, तो इसको आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन करते हुए चलो, सुनते भी रहो आप लोग। क्वेश्चन यहाँ से 100% आप लोगों को एक नया क्वेश्चन एग्जाम में मिलने ही वाला है। ठीक है, तो कुछ और बातें जानते हैं इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। तो जो ईज 3.0 के तहत एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव थी क्रेडिट एट क्लिक। ईज 3.0 के तहत में एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव हुआ करती थी क्रेडिट एट क्लिक। उसके तहत में 4.4 मैं लिख दे रहा हूँ
4.4 लाख कस्टमर्स को लाभ पहुंचाया गया। और ईज 4.0 में जो है डायल ए लोन नाम से एक और इनिशिएटिव शामिल किया गया। ईज 3.0 में एक इनिशिएटिव था, उसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, उसका नाम था क्रेडिट एट क्लिक। उसके तहत में 4.4 लाख कस्टमर्स को लाभ पहुंचाया गया। और ईज 4.0 के लिए एक नया इनिशिएटिव जो है इसमें शामिल कर लिया गया। किस नाम से? डायल ए लोन। मैं लिख दे रहा हूँ, डायल ए लोन, ठीक है ना। डायल ए लोन नाम से एक नया इनिशिएटिव इसमें शामिल किया गया। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों से, अभी जो वित्त मंत्री ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 5 सालों से लगातार हो रहे घाटों के बाद में फाइनेंशियल ईयर 2021 में पहली बार पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट में रही हैं। ठीक है, फिर से सुनो आप लोग, 5 सालों से लगातार पब्लिक सेक्टर बैंकों में घाटा हो रहा था, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 में पहली बार पब्लिक सेक्टर बैंक ओवरऑल जो है पूरी तरीके से सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर मिला लिया जाए तो प्रॉफिट में रही। और टोटल 31,817 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 31,817 करोड़ रुपए, 31,817 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक, और GNPA भी कम हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं यहाँ पर, जितनी भी चीज़ें हमको एग्जाम से रिलेटेड जाननी थी। और बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है ये। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ जाएगा, आधे 1 घंटे का, लगभग कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक का एक पूरा सेपरेट वीडियो उसमें लगेगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को डिमांड है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर बताओ, फिर मैं देखता हूँ कि उसका एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड कवर कर ली। ठीक, और चलिए, नहीं ठीक है, 1 मिनट रुको, अभी आप लोग एक और ज़रूरी बात, इसी से रिलेटेड एक और ज़रूरी बात हम लोग जानते हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने IBA के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें IBA ने ये बोला हुआ था कि फैमिली पेंशन को 30% तक बढ़ाया जाए। ठीक है ना, 30% तक बढ़ाया जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर से सुनो, सरकार ने IBA के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें फैमिली पेंशन को 30% तक बढ़ाने का प्रावधान है। ठीक है, मतलब कि अब 30% तक फैमिली पेंशन बढ़ा दी गई है। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग ये अमाउंट, ये वैल्यू याद रखना, 30% तक जो है पेंशन जो है बढ़ा दी गई है। IBA का जो प्रपोजल था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत में भी पेंशन को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है NPS के तहत। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो पढ़नी चाहिए थी हम लोगों को, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आप लोगों को, मेरे हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द SS मल्लिकार्जुन राव एज द MD and CEO ऑफ PNB टिल टू व्हिच डेट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PNB के MD और CEO के रूप में SS मल्लिकार्जुन राव के कार्यकाल को किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ये इसमें पूछा गया है। 31 जनवरी 2022 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 31 जनवरी 2022 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने भी हाल ही में पब्लिक सेक्टर बैंक के 3 MD, ठीक है ना, 3 MD और CEO और 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 MD एंड CEO, 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया है। ठीक है ना, और इसकी पूरी PDF, इसकी ऑफिशियल PDF जो टेलीग्राम पर डाल दी गई थी। जो लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको ये PDF मिल गई होगी, जो लोग व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं उनको भी ये सारी PDF वगैरह भेज दी गई थी। ठीक है, तो PNB का तो यहाँ पर आप लोगों को बता ही दिया गया। 3 बैंकों की बात हुई थी जहाँ जिसके MD और CEO का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, बाकी की 2 और बैंकें जो हैं उनका बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। हालांकि जिन लोगों ने PDF पढ़ी हुई, जिनको PDF मिल गई है, जिन लोगों ने PDF को टेलीग्राम पे देखा था, उनको आप अभी तक आंसर याद हो जाना चाहिए, उनको आंसर फटाफट कमेंट कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने PDF को नहीं देखा, उनके लिए ये है। तो पहला तो हो गया SS मल्लिकार्जुन राव का कार्यकाल बढ़ाया गया 31 जनवरी 2022 तक के लिए। बाकी की 2 MD और CEO कौन कौन से हैं? तो यूको बैंक के MD और CEO, उनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO AS राजीव का भी कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यूको बैंक के MD और CEO का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। AS राजीव जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO हैं, इनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन उसको यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी वहाँ पर दे देंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
हालांकि पूछने को पूछ भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर पढ़ाया जाए। PDF में मैं इसको डाल दूंगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इकोनॉमिक एडवाइजर ललित कुमार चंदेल हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ विच बैंक। आर्थिक सलाहकार ललित कुमार चंदेल को हाल ही में किस बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है ना, हर बैंक का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई नॉमिनी कैंडिडेट भी होता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि ललित कुमार जी को जो है अभी कौन से बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। और ये ललित कुमार जी जो है वर्तमान में इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है। और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ललित कुमार जी को जो है अभी अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी के रूप में, नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD, CEO आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Who has recently been appointed by the RBI as its new executive director for the period of 2021 to 2022? हाल ही में RBI ने किसे 2021-22 की अवधि के लिए अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका जो आंसर है ऑल A, B एंड C। ठीक है ना, इन तीनों के नाम आपको याद रख लेना, AK चौधरी, दीपक कुमार और अजय कुमार। ठीक, इन तीनों को अभी RBI ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में 2021-22 के लिए नॉमिनेट किया है, प्रमोट कर दिया गया। ठीक है ना, प्रमोट कर दिया गया, इसका मतलब कि ये अभी RBI में कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। ठीक है ना, ये जो हैं AK चौधरी, दीपक कुमार और अजय कुमार जी को अभी RBI ने अपने नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको प्रमोट कर दिया। प्रमोट करने का मतलब ये करंट में भी RBI में ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अभी RBI में वर्तमान में कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर अजय कुमार जी की बात करें तो अजय कुमार जी अभी वर्तमान में RBI दिल्ली में रीजनल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक कुमार की अगर हम लोग बात करें तो दीपक कुमार जी RBI मुंबई में IT डिपार्टमेंट में एज ए जनरल मैनेजर अभी कार्यरत हैं। AK चौधरी जी की अगर हम लोग बात करें तो AK चौधरी जी भी RBI मुंबई में CGM के रूप में कार्यरत हैं। और अभी वर्तमान में आज की डेट तक RBI में टोटल 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना, 30 जो है चीफ जनरल मैनेजर और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है ना, 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। ठीक, और चारों डिप्टी गवर्नर के नाम आप लोगों को पता ही होगा। बहुत सारे लोगों को चारों डिप्टी गवर्नर का नाम पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता भैया पता करो, पिछले वीडियोज़ में लगातार बताते रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई किया करो। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 27 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर ली है। अपने अगले वीडियो में हम लोग 28 से लेकर 31 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद PDF मिलेगी आप लोगों को, जुलाई का पेंडिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जुलाई की PDF आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद में RBI कहता है कि सीरीज जो हमारी है, जहाँ पर हम लोग RBI का सर्कुलर, RBI की गाइडेंस डिस्कस करते हैं, उसको स्टार्ट किया जाएगा और फटाफट उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।